हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का स्वागत है। तो पीसीएस यूपी पीसीएस के जो एग्ज़ाम है वो 7 और 8 दिसंबर को जो अभी तय हुई है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज की क्लास में एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और आज कुछ हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस किस टाइप की है, हमारी प्रिपरेशन किस टाइप की है। और ये क्लास में सिर्फ हमें प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि स्कोर्स पे। तो हम आपको कोशिश कराएंगे कि जो बेस्ट से बेस्ट तरीका होगा उसमें हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हैं, किस तरह से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर कहीं पे इस टाइप की गुंजाइश होती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको कहीं पे डिफ़िकल्टी फेस होती है तो उसका भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज एक टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं। ये दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको हम लोग आज हम लोग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं दृष्टि की टेस्ट सीरीज़, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें, और टाइम पीरियड हम लोग छोटा ही रखेंगे। तो देखते हैं। सो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो आप लोग का जो भी माध्यम है आप उसमें देख सकते हैं। मैं इंग्लिश में करूँगा, आप चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद के ऊपर है। और इसमें लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द जीडीपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। इसमें पूछा है कि कथन कौन सा संदर्भ, मतलब जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि नॉमिनल जीडीपी इज़ अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर एट द करेंट ईयर प्राइसेस, whereas GDP refers to the current year production of goods and services valued at the current year prices। ठीक है। तो आपको देखिए इसमें ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पहली बात आपको ये रखना है, याद रखना है। और इसमें आप एक चीज़ पहली बात समझिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट करते ही क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीडीपी, तो आप जीडीपी मार्क कर लीजिए कि जीडीपी के ऊपर ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट, तो इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। ये अगर आपने शुरू में ही मार्क करने की प्रैक्टिस करना चालू कर दी तो आपका जो गलती होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, नॉमिनल जीडीपी इज़ अ मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द करेंट ईयर एट द करेंट ईयर प्राइसेस, ये इसका आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ये पहला वाला आपका सही है। और जो रियल जीडीपी होता है वो करेंट ईयर प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वैल्यूड एट द करेंट ईयर प्राइसेस पे नहीं होता है, ये एक बेस ईयर पे होता है, ठीक है। बेस ईयर जो होता है माना जाता है, जो कि जैसे कि आप 2011 का कोई आंकड़ा होगा और जो 2024 का आंकड़ा होगा, उसको जब कंपेयर करेंगे तब रियल जीडीपी आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रियल जीडीपी आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। इसका जो आंसर बन रहा है वो होगा सी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें सही आंसर ही बताऊंगा। और मेरे पास इसका आंसर की भी है, तो मैं आंसर की मेरे पास है, मैं उस पर उसको भी रेफ़र करके ही बता रहा हूँ। तो इसमें आपको गलत होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसका कहीं कहीं जहाँ पे भी इसका इसका वो दिया रहेगा कि क्या इसका आंसर इसका क्यों है, रीजनिंग भी इसकी मैं आपको बताते चला जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इसमें पूछ रहा है कि डिस्पोजेबल इनकम के क्या है, जो प्रयोज्य आय के संदर्भ में कौन सा संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन है। और जो इसका सही आंसर वो बनेगा पर्सनल इनकम होती है। पर्सनल इनकम से जब आप पर्सनल टैक्स पेमेंट जब आप हटा देते हैं, और जो आपकी नॉन टैक्स जो पेमेंट आप करते हैं, मतलब टैक्स जो आप नॉर्मली देते हैं उसको तो ठीक है, उसका पैसा आपने काट दिया। इसके अलावा जो भी आपने नॉन टैक्स पेमेंट जो आप करते हैं वो भी इसमें से जब आप काटते हैं तब आप डिस्पोजेबल इनकम के पास पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप इसको करने से पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, 1 मिनट पढ़िए, अपना आंसर मार्क करिए, उसके बाद हमारे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पीपल्स प्लान। तो पीपल्स प्लान जो है ये किसने फॉर्मुलेट किया था, तो इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये था एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय ने इसको किया था, ओके। पीपल्स प्लान।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द 5 ईयर प्लान विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी हटाओ वाला जो था उसका जो ड्राफ्ट किसने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें तो आप इसको ट्राई करिए। जो ये गरीबी हटाओ वाला प्लान था, ये 5 ईयर जो प्लान था, ये आया था आपका, ये 5th 5 ईयर प्लान था, 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और इसका जो ईयर था वो था 1974 से 79 के आसपास, ठीक है। और गरीबी हटाओ इसका मेन वो था, मतलब रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मेन एजेंडा था। और ये डीपी धर ने बनाया था, ठीक है। डीपी धर द्वारा ये बनाया गया था, 5th 5 ईयर प्लान था। तो ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए इसे। और ये 5 ईयर्स पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। पीपल्स प्लान, ये सारी चीज़ भी इसमें आती रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स एम टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फास्टर, इसका एम क्या था, किस 5 ईयर प्लान का ये था, मतलब एम था, ठीक है। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास, ये इसका किस 5 ईयर का प्लान था। तो इसको आप सॉल्व करिए। ये आपका हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान का, यानी इसका 11th 5 ईयर प्लान का ये एम था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं WTO। WTO के ऊपर एक क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कथन सही पे आप तुरंत आपको क्या करना है, मार्क करना है। इसमें कह रहा है कि जो WTO है ये इस्टेब्लिश हुआ है अंडर मैराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। मैराकेश एग्रीमेंट, अच्छा, इसके पहले जो ये 11th 5 ईयर प्लान था, इसका जो ईयर है वो है 2007 से लेकर के 2012, ठीक है। तो ये भी आप इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। द WTO वाज एस्टैब्लिश अंडर द मैराकेश एग्रीमेंट। तो क्या ये कथन सही है? तो ये बिल्कुल ही सही है। और इसमें दूसरा कथन है कि गोजी ओकोंजो इवेलिया, इट इज़ सेकेंड वुमेन टू सर्व एज अ DG ऑफ द WTO। इसमें ये कथन गलत है, क्योंकि ये पहली वुमेन थी, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इसमें पूछा जा रहा है कि ये डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा, डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर उसको कहा जाता है, और इसका जो भुगतान होता है, मतलब इसको जो पेमेंट आप डायरेक्ट टैक्स करते हैं वो सीधे सरकार को आप करते हैं, जो टैक्सेस आप देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स। और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो जब आप कोई सर्विसेज लेते हैं या फिर आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे अगर आपने मार्केट से कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो उस पर जो आप टैक्स देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, यानी इनडायरेक्ट, नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इस पे जो आपका आंसर आ जाएगा, तो अगर आप इस सर्विसेज और इससे देखेंगे तो स्टेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, STT आपका डायरेक्ट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट है, कस्टम ड्यूटी जो होता है ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कस्टम ड्यूटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7th का C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो NBFCs के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या गैर, इसमें कह रहे हैं कि सही कौन सा है। जैसे कि मुझे पता चला कि क्या पूछा जा रहा है, मैंने तुरंत इसको मार्क कर लिया, तो अब मुझे पता है कि मुझे यही ढूंढना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ये भी आप करिएगा। तो इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये जमा स्वीकार नहीं कर सकती, ये सही स्टेटमेंट है। इट डज़ नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी सही है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू द NBFCs। तो और कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी नहीं होता, मतलब जो भी आपने डिपॉजिट किया भी है, जो भी आपने पैसा दिया हुआ है NBFCs को, उसका कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होता, और इसीलिए ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द CRR। CRR मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, नकद निधि अनुपात, ठीक है। तो इसमें आपका बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू, ठीक है। इसको ट्राई करिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो CRR होता है, ये
ये आपका कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये ऑप्शन आपका सही है। इट इज़ डिफाइंड अंडर द सेबी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें सेबी का क्या काम है, ये तो जो सीआरआर होता है ये आरबीआई के उसमें आता है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट काम करेगा या तो फिर आरबीआई एक्ट काम करेगा। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सोचना है। ठीक है, अगर आपको इसमें आंसर आपको नहीं भी मालूम है तो आपको पहले स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद आपको सोचना है। जैसे अगर मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो यानी कोई एक ही स्टेटमेंट होगा जो कि गलत है इसमें। तो बेस्ड ऑन, आप मान लीजिए आपको ये इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है पहले स्टेटमेंट के बारे में, दूसरे स्टेटमेंट आपने पढ़ा, आपको लगा कि अरे इसमें कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। इट इज़ मेंटेन्ड इन द फॉर्म, इन द कैश फॉर्म ओनली। ठीक है, तो एक सीआरआर होता है और इसमें एक इस तरह से एक और भी होता है, आपको अगर पता है तो मुझे बताइएगा। सीआरआर के अलावा एक चीज़ और भी बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसको भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपको ये भी मान लीजिए कि नहीं पता है, ठीक है, आपको डाउट हो रहा है। इट हैज़ नो मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम लिमिट, इसमें भी आपको डाउट है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे तीन ऑप्शन में डाउट है आपका। अब चौथा जो ऑप्शन आ रहा है ये कह रहा है कि सेबी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सेबी का इसमें कोई काम नहीं है और ये आरबीआई से रिलेटेड है, क्योंकि जो सेबी होता है वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल जो स्टॉक मार्केट होते हैं उन सबको। तो यहाँ पे सेबी कोई काम नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। तो आप अगर उल्टा चलिएगा, जो आपको आता है उसमें मत जाइएगा, जो आपको पक्का श्योर है कि ये नहीं हो सकता है उससे आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करिएगा। तो इसमें ये पूरा फैक्चुअल बेस्ड का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये कौन बनाता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आती है, तो यही बनाते हैं। और इट वाज फर्स्ट रिलीज इन द फाइनेंशियल ईयर 1950, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो हो सकता है आपको ये पहला स्टेटमेंट जो पहला वाला ऑप्शन है इसके बारे में आइडिया ना हो, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला आपको पता होना चाहिए, इस वाले स्टेटमेंट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेट करेंगे कि यहाँ पे नाइदर 1 और 2 तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, ओनली 1 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इन दोनों में ही किसी का आंसर हो सकता है। तो इस तरह करके पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और फिर अपने आंसर्स पे आइए। अगर आपको पहला वाले में डाउट हो रहा है तो आप इसको गोला कर दीजिए और 2 ऑप्शंस को छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब इन दोनों पे ही आ जाइए और इसको लास्ट में फिर आप अटेम्प्ट करेंगे जब आप सेकंड राउंड कर रहे होंगे तब उसमें आप आइएगा। और उस वक्त मान लीजिएगा आपके पास 20-25 मिनट है, तो आपको बस यहाँ पे तुक्का भी अगर आपको लगाना है तो कोई एक मार दीजिएगा, और अगर वो सही होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपके पास 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सही होने की। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है अटेम्प्ट करने का, लेकिन आपको आंसर के पास आना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू वाट, तो ये बेसिक आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक है। अगर आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक पढ़ा है तो उसके बारे में ये देखिए, इसमें कार्बन टैक्स नहीं हो सकता, एसेट मैनेजमेंट में भी, पर्सनल इनकम टैक्स में भी। ठीक है, तो आपको इस पे आना है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो ये बेसिकली आपका ईजिंग होता है जब आपका लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं, यही उसका होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको मालूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द, अच्छा आप लोग हिंदी वाला भी करते रहिएगा, मैं हिंदी में ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ, तो आप लोग हिंदी वाला भी देखते रहिएगा। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करते रहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट के बारे में बताइए। सो इसमें लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट। इसमें ट्रू पूछा जा रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो सही होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा जो इसमें सही होगा। तो देखिए, इसमें ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं ये किस मार्केट से रिलेटेड होता है, ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होता है, यानी जो आपके स्टॉक्स और ये सब के बारे में होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो कैपिटल मार्केट होता है ये कौन रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी रेगुलेट करती है, इसको रेगुलेट करती है सेबी। तो अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है इट इज़ रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है।
ठीक है। तो यहाँ से आपने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय ऑप्शन, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, आपको एक ही स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट ही निकालना है। फिर लिखा है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट, ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। और द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट मैकेनिज्म, ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। ये कंपनी ही डिसाइड करती है कि कितने प्राइस पे इसको सिक्योरिटीज़ को बेचना है। ठीक है, तो इसको ये भी ऑप्शन आपका, ये जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। इट अलाउज टू इशू फ्रेश सिक्योरिटीज़ थ्रू IPO, जो IPOs आते हैं, आपने सुना होगा कि अभी कंपनियों के IPO आ रहे हैं, हुंडई का IPO आया है, अभी स्विगी का IPO आने वाला है। तो ये प्राइमरी मार्केट में पहले जाता है, फिर सेकेंडरी मार्केट में जाता है। यानी पहले IPO के थ्रू जो फंड होता है वो लोगों से कहा जाता है कि आप हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, ठीक है, तो वो आपको कुछ शेयर्स मिलेंगे। फिर जब वो हो जाता है तो उसका सेकेंड राउंड, वो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ठीक है, और जब वो लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जिस दिन वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तब वो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एक होता है आपका प्राइमरी मार्केट, एक होता है आपका सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों के पास जाते हैं और वो निकालते हैं कि हम आपको IPO रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप कंपनी में से स्टॉक्स जो हैं, शेयर्स जो हैं वो आपको देंगे। ठीक है, तो आपने शेयर्स जो होगा वो लोगों को देना है। तो जब फर्स्ट टाइम शेयर दिया जाता है तो वो IPO कहलाता है। तो इसी IPO को लोग अब ट्राई करते हैं, मतलब इसमें लक होता है कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। फिर जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे IPO लिस्ट हो जाता है, मतलब ये कंपनी लिस्ट हो जाती है, तब ये सबके लिए ओपन हो जाता है। तो अब इसमें ये पार्ट हो जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट का, जब आप इसमें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, 12th का आंसर हो जाएगा C। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो ये इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। कई कई बॉडीज़ होते हैं जिसपे जिनके ईयर पूछे जाते हैं कि किस ईयर में ये आए थे। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये आई है आपकी बॉडी 2009 में। ठीक है, 9 में आई है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो श्रम योगी मानधन योजना, देखिए जो भी स्कीम्स होती हैं, स्कीम्स की डेट पूछता है, लॉन्च डेट, किस डेट को लॉन्च हुआ है, और उस जो स्कीम्स है उसकी क्या खासियत है, मतलब उसकी फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इसमें करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। पहली बात, करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2015, 2015 में इसको लॉन्च किया गया है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये 2019 में लॉन्च किया गया था, तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स हैविंग मंथली इनकम ऑफ लेस देन 15,000 कैन जॉइन द स्कीम। ठीक है, तो 18 से 40 साल के लिए लोगों के है, और जिनकी आय जो है 15,000 से कम होगी, ये उन्हीं लोगों के लिए है। और ये उनके लिए भी है जो EPFO और NPS, जो सरकारी वित्त घोषणा जो होती है, घोषित होती है, उसके सदस्य नहीं होते। यानी EPF, ESIC इनके जो सदस्य नहीं होते, EPFO, ESIC, NPS जो इनके सदस्य नहीं होते हैं, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो ये भी आपको इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो याद रखना। ये आपका ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, ओनली 2। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको आप से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेलवे जोन से हेडक्वार्टर्स पूछा है, तो सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप मैच करना है, ये भी आपका आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें A का 2 हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे का चाहे मुंबई हो जाएगा। ठीक है, B का ईस्टर्न का जो हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। C का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, नॉर्दर्न रेलवे आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। वेस्टर्न सेंट्रल जो रहेगा जबलपुर। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान देखिएगा, जैसे अगर आपको मान लीजिए नहीं भी मालूम है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप नॉर्दर्न रेलवे से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्दर्न रेलवे जो होगा वो न्यू दिल्ली में ही होगा, क्योंकि कोलकाता नहीं हो सकता, मुंबई नहीं हो सकता, जबलपुर भी नहीं हो सकता। ठीक है,
तो आपका न्यू दिल्ली ही ज़्यादा सबसे एप्ट ऑप्शन लग रहा है नॉर्थ के लिए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में ही दिल्ली है, तो आपको सी का 4 मिल जाएगा यहाँ पे। और बाकी आपके ऑप्शन देखिए कहीं पे है नहीं सी का, कहीं पे सी का 4 ऑप्शन है ही नहीं। तो इस तरह से आप बाकी एलिमिनेट करिए और इस ऑप्शन पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे इज़ नॉट करेक्टली मैच, देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है इसमें, तो इसको भी आप ट्राई करिए। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है न्यू दिल्ली टू बॉम्बे, ये वाला आपका गलत है, ये है आपका NH8। NH8 इसका सही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ल्ड बैंक के ग्रुप में कौन कौन से इसमें बॉडीज़ आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से थे। एक तो होता है आपका IDA, IDA के बाद एक होता है आपका IFC भी है, मीगा भी है, ICSID भी है, ठीक है, IDA भी है, मीगा भी है और IFC भी है। इसके अलावा एक और बॉडी है, उसके बारे में बताइए अगर आपको मालूम है। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा कोई ये 1 2 3 4 यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें IBRD एक और बॉडी होती है, यानी पूरे 5 बॉडीज़ होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा IBRD, ठीक है, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है IBRD, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वर्ल्ड बैंक का आपका ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूछ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है, ये हो गया आपका ऑप्शन ये है जिनीवा में, ठीक है, जिनीवा में। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेलिब्रेटेड फॉरेस्ट फायर सेफ्टी वीक, तो ये आपके यहाँ से जो करंट अफेयर्स हैं यूपी के करंट अफेयर्स उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे ट्राई करिए। तो अपने पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फरवरी 2024 का इसका है। उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड, उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बन रहा है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डे इलेक्शन हैज़ बीन कंक्लूडेड इन, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल डे हो रहा है आपका, हुआ है अभी इंडोनेशिया में। कालूघाट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका, बताइए, कालूघाट इनलैंड वाटरवे कहाँ पे है, ये होगा आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में ये हुआ है। तो अभी 23वां मिनट चल रहा है, हम लोग 23वें क्वेश्चन पे हैं, तो 1 मिनट पे एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा, जो आपको ऑप्शन आते जा रहे हैं वो करते जाइए। मैं तो एक लाइन से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करिए, आप तुरंत उसको यहाँ पे गोला मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार। विथ रेफरेंस टू द 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल, कठपुतली महोत्सव के बारे में पूछा रहा है कि कहाँ पे इसका आयोजन। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं मालूम है, ये भी आपको नहीं मालूम है, ये भी आपको नहीं मालूम, तुरंत आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, थोड़ा सेकंड लगाना है। अगर आपको नहीं आता है आप इसको गोला मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए इसमें से आपको 1 2 ही ऑप्शन आते हैं तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ से एलिमिनेट करना है, 1 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करना है, फिर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हो। तो जब आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचेंगे तो आपके पास सिर्फ उन क्वेश्चन पे, आपको इन गोले वाले क्वेश्चन पे ही आपको फोकस करना है और आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक बार तुरंत फिर से क्वेश्चन पढ़िए, सोचने की कोशिश करिए और तुरंत आंसर मार्क करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आपके चारों के चारों ऑप्शंस खुले हुए हैं और आपको तब भी नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। छोड़ना ज़्यादा बेटर होता है, कुछ ऑप्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन सबको कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है फिलहाल ऑप्शन ए, जिसमें चंडीगढ़ में हुआ था, कठपुतली इज शैडो पपेट, शैडो पपेट नहीं होता है, ठीक है, ये धागा कठपुतली होता है, धागा कठपुतली से कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25th क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में पूछा रहा है, कब लॉन्च हुआ है, 2017 में लिखा हुआ है, और ग्रांट फॉर बेनिफिशियरी अंडर इट विल बी 25,000 फ्रॉम अप्रैल 2024। तो इसमें अभी ग्रांट बढ़ा है, ठीक है, तो इसको भी अटेम्प्ट करिए।
तो इसमें अभी 2019 में ये लॉन्च हुआ था, 2017 में नहीं। तो ये ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको इसमें स्कीम्स के ईयर याद रखने पड़ते हैं, लॉन्च कब हुआ है। बाकी बेनिफिशियरीज़ को क्या मतलब इसमें क्या फ़ीचर है वो तो आपको पता ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2019 में ये लॉन्च हुआ था और इसका जो लाभ है ये 15,000 रुपये से बढ़ा करके अभी 25,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। ये भी अभी न्यूज़ में था। तो कन्या सुमंगला योजना के बारे में भी याद रखिएगा, ये रिसेंटली ही बढ़ाया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा आपका ओनली 2, ठीक है। तो लाभार्थी को 25,000 रुपये मिलेंगे। रिसेंटली विच ऑफ द बैंक्स हैज़ बीन ऑनर्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसमें से कौन सा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक मिला है? आरबीएल, नैनीताल, कर्नाटका और साउथ इंडियन बैंक। तो इसमें साउथ इंडियन बैंक को ये ऑप्शन मिला था, ठीक है, साउथ इंडियन बैंक को। विच ऑफ द, इसमें अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिंपली आप ब्लैंक है, आपको नहीं, इसको अटैम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन आप अटैम्प्ट भी मत करिए, क्योंकि इसमें गलत होने की संभावना क्या हो जाएगी। चार हैं जो कि आपको एकदम आइडिया ही नहीं है। इसमें चारों में से आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हो जाएगी 25% बढ़ जाती है, हर एक क्वेश्चन पे 25% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी आपके नेगेटिव मार्किंग में आने के लिए, अगर आपने गलत कर दिया तो। अगर आपके दो ही, मान लीजिए आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आपकी 50-50% बन जाएगी कि ये 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट आप कर सकते हैं, इसमें आप फिर भी लक ट्राई कर सकते हैं अपना। लेकिन अगर 4 हैं तो 4 में आप बिल्कुल लक ट्राई मत करिएगा, ठीक है। इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल लॉन्च द फर्स्ट 5 स्टार ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। तो डेजर्ट से रिलेटेड है, तो बताइए इसराइल में डेजर्ट है क्या? नहीं है। येमेन में तो वॉर ही चलती रहती है, येमेन भी काट दीजिए आप। इजिप्ट कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रहा है। अगर आप सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में देखेंगे तो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये 5 स्टार ट्रेन के बारे में बात कर रहा है, तो एक बार आपको ये लगेगा कि ये सऊदी अरेबिया का प्लान हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पहुंच सकते हैं और यही इसका सही आंसर भी है, ठीक है। इजिप्ट इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का सी, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप पहुंच सकते हैं। सलहार और शिवनेरी पोर्ट वर इन द न्यूज़। सलहार और शिवनेरी पोर्ट भी न्यूज़ में है, मतलब अभी न्यूज़ में है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? सलहार और शिवनेरी पोर्ट। तो ये नाम आपने सुना होगा अगर, तो आपको आइडिया होगा। तो ये सलहार और शिवनेरी पोर्ट आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ये वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन 4 जो मेन इवेंट्स हैं इन पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला दीपिका रैना। तो आपको लगता है कि इंडिया से कोई बना है अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में, तो इसको आप एलिमिनेट करिए। जेंग क्विनमेन, ये मुझे लग रहा है कि जापानीज़ हो सकती हैं, कोरियन हो सकते हैं या फिर चाइनीज़ हो सकती हैं, तो यहाँ से भी कोई नहीं बन रहा है। तो 2 ही ऑप्शन बनता है आपका, बारबोरा और ये आर्या सबलेंका। ये अभी मतलब हैं काफ़ी इसमें हैं जो खेलते रहते हैं प्लेयर्स। तो आर्या सबलंका इसका करेक्ट आंसर है 29 का, ओके। तो इस पर भी ज़रा नज़र बनाए रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका कलाई नगर स्पोर्ट्स किट स्कीम। कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम, ये कहाँ पे अभी लॉन्च हुआ है? तो ये तमिलनाडु की है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थांटाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? थांटाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ द इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ 2003। देखिए ये 2023 का है, ठीक है। अब तो 2024 का भी आ गया है, तो फिर भी आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और इसमें जो रैंक है इंडिया की वो है 93, ठीक है, 93। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024। ये लेप्रोसी डे की थीम आती है, कई दिनों की थीम भी आती है इससे, तो इसको भी आप ट्राई करिएगा। सो इसमें जो आंसर होने वाला है वो है बीट लेप्रोसी। तो थीम आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, थीम से क्वेश्चन आते हैं, तो थीम पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन। तो ये हमने पढ़ा था अपने जो आई दृष्टि की जो करंट अफेयर सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा हुआ था। तो आप इसको ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में ये सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा सी वीड कल्टिवेशन का।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं सी केयर्स वेब पोर्टल, ये न्यूज़ में था, ये भी हमने पढ़ा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोल सेक्टर, तो सबसे याद रख सकते हैं सी से कोल सेक्टर। नीतीश डिवाइस, ये आप क्वेश्चन आसान हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो ये नीतीश डिवाइस था, ये लॉन्च हुआ था, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? बिहार में। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी हैं नीतीश कुमार, तो उन्हीं के नाम पे है, लेकिन ये उसका फुल फॉर्म कुछ और है। इसका फुल फॉर्म है नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडिया एनर्जी वीक 2024, इंडिया एनर्जी वीक 2024, ठीक है। तो इसका हुआ है आपका गोवा में, ठीक है, ये गोवा में हुआ है। देन माँ कामाख्या दिव्य परियोजना, कामाख्या दिव्य परियोजना, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है डी, मतलब आसाम में। कामाख्या मंदिर भी है आसाम में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सदा तंसीक इज़ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? सदा तंसीक नाम की जो है एक सैन्य अभ्यास है, ये सऊदी अरेबिया के साथ होता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। तो नाम से आप याद रखेंगे सदा तंसीक। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आते हैं। तो विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एल के अडवाणी। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि कौन से इसमें किनको किनको मिला है, ठीक है, किनको किनको भारत रत्न पुरस्कार 2024 का सम्मानित किया गया था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, चारों को मिला था, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और थे एम एस स्वामीनाथन, उनको भी मिला था, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली यूनिफाइड यूपीआई हैज़ बीन लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो अभी यूपीआई कई कंट्री अडॉप्ट कर रही हैं, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ए और बी, यानी श्रीलंका और मॉरिशस दोनों ने इसको अडॉप्ट किया है। पुरुलिया छाऊ फोक डांस, ये भी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि फोक डांस कहाँ का है, ठीक है। तो ये एक ट्राइबल डांस है और ये है पुरुलिया, आपका केरला से रिलेटेड है, ठीक है। केरला से रिलेटेड है पुरुलिया छाऊ फोक डांस। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन आता है 43, अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन अ गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप 2024। तो इसमें आ जाएंगे आपके, बताना है आपको। तो ये बैडमिंटन का एशिया टीम चैम्पियनशिप है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर आप इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा तुक्का मत मारिएगा, अगर आपको आता है तो सही है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और अनमोल खर्ब, ठीक है। तो वो 3 और 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन द गव टेक प्राइज? गव टेक प्राइज किसको मिला है? तो ये मिला है अभी, बताइए, इंडिया को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, ये अभी होस्ट किया था किस डिस्ट्रिक्ट ने? उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको आपको ट्राई करना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट? तो आपको स्टेट की डेफिनेशन बतानी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टेट के डेफिनेशन में आती है। तो ये आपका कोर पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 46 का डी। तो इसमें चारों होते हैं, इसमें कोई भी सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ भी आते हैं, स्टेटूटरी भी आते हैं, नॉन स्टेटूटरी अथॉरिटीज़ भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फेमस कोट ऑफ केटी शाह, अ चेक ऑन द बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक इज परमिट। तो ये विच ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस चीज़ से इसको रिलेट किया जा रहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब वो होता है कि जब स्टेट के पास रिसोर्सेज होंगे तभी वो स्टेट इन डायरेक्टिव को फॉलो कर पाएगा, जब रिसोर्सेज होंगे तभी। तो वही लिखा हुआ है कि जब तक आपके चेक आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब तक बैंक में पैसे हो, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसी से रिलेशन बनाया गया है।
द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विद द एमॉलमेंट्स अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ। तो सेकेंड शेड्यूल में कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम होता है सैलरीज से रिलेटेड होता है, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू सैलरीज। तो इसमें आपको बताना है, इसको भी ट्राई करिए। तो इसमें आ जाते हैं आपके यस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें आते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन कौन से इसमें नहीं है, ठीक है, नॉट डील, डज नॉट डील। तो देखिए इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो आते हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी आते हैं, अटॉर्नी जनरल नहीं आते। अटॉर्नी जनरल का जो एमॉलमेंट्स अलाउंसेस होते हैं ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। ये सेकेंड शेड्यूल का पार्ट नहीं होता, ठीक है, सेकेंड शेड्यूल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें और कौन कौन से आते हैं, देखिए राष्ट्रपति हो गए, जो गवर्नर हो गए ये आ जाते हैं, ठीक है। देन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और यहाँ पे लोकसभा के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा होता है उसके सभापति, मतलब वही राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो राज्यों में जो विधान परिषद होता है और जो विधानसभा होता है, ठीक है, स्टेट में जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं इनके भी जो हेड होते हैं इनकी भी सैलरी इसमें होती है। उच्च न्यायालय के जो होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका भी नाम होता है। और जो कैग होता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग, उसका भी नाम होता है, ठीक है। तो इन लोगों की सैलरी फिक्स्ड होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। विथ रेफरेंस टू द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की इसमें बात हो रही है। इसमें लिखा हुआ है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर दैन द चीफ जस्टिस ऑफ द for the appointment of judges other than the chief justice in the high court, the president need not consult with the governor of the concerned state। तो ये आपका स्टैटिक का पार्ट है, अगर आपको मालूम होगा तो बताइएगा। देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को किन किन लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है जब वो अपॉइंटमेंट करते हैं किसी जजेस की, ठीक है। जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं वो लोग, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। और प्रेसिडेंट को किससे पूछना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, ठीक है। बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं इनको जज बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ठीक है। और इसके अलावा उनको वहाँ के गवर्नर से भी पूछना पड़ता है, ठीक है, यही चीज़ में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है नीड नॉट कंसल्ट विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट नीड टू कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। तो ये भी इसमें, ये ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगर आपको किसी हाई कोर्ट के जजेस को करना है, अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट को किन किन लोगों से पूछना पड़ता है। मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट, ये कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट। तो इसको पूछना पड़ेगा किससे, चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, गवर्नर उस स्टेट के गवर्नर से जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है, और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी उससे पूछना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को पहले आप पूछेंगे, उसके बाद आप किसी पर्सन को जज ऑफ द हाई कोर्ट प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग 50th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिफर्ड बाय B.R. अम्बेडकर एज एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी इन नलिटी। तो बताइए इसमें, इसको सोचिए एक बार। तो इसमें आर्टिकल आपका आर्टिकल जो 32 होता है वो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये यही इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है बाय B.R. अम्बेडकर। उनको कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन 32 रहेगा तो ही बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 के, अच्छा ये आर्टिकल 32 जो होता है पार्ट 3 का पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स का। तो बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पावर कैसे मिलती है, बाय आर्टिकल 32। अगर बाकी के फंडामेंटल्स को लागू करना है और लागू नहीं हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा है B.R. अम्बेडकर ने कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो बाकी के भी जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, बाकी के जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, वो
पावर में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो हाई कोर्ट के कौन से एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के पार्ट नहीं होते हैं, नॉट चार्ज, चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन से चार्ज में नहीं आते हैं, तो ये हमें ट्राई करना है, ये आप ट्राई करिए। तो इसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जज आता है, सैलरीज अलाउंस ऑफ स्टाफ भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आता है, जो पेंशन होता है ये नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो पेंशन इसमें नहीं आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो प्रोविज़न है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, कनेडियन से या फिर रशिया से, तो ये हमें बताना है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस से। एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन अभी हटाया गया है, रिजर्वेशन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, तो किस लेजिस्लेशन से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हटाया गया है, तो ये हमें बताना है। एंग्लो इंडिया का जो रिजर्वेशन होता है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया है, तो ये हटाया गया है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये भी रिसेंटली हुआ था, ये आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रेशर ग्रुप। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए बिजनेस ग्रुप जो होता है वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, ट्रेड यूनियन भी प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनका एक अपना जो पॉलिसीज़ होता है उसको अगर आपको सरकार पे दबाव पड़ाना है तो ये ट्रेड यूनियन उसमें होते हैं। एग्रेरियन ग्रुप्स भी होता है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होता, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इस टाइप का कोई ग्रुप नहीं होता जो कि प्रेशर ग्रुप कहलाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डबल जियोपार्डी, ठीक है। तो डबल जियोपार्डी का इसमें से कौन सा नहीं होता है, ये होता है आपका आर्टिकल 20, ठीक है, 20 होता है इसमें। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है दोहरा दंड नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर आपको 2 जगह से दंड नहीं मिलेगा, 2 बार दंड नहीं मिलेगा, इसे कहते हैं डबल जियोपार्डी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 56 पे, फॉरेन सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अगर फॉरेन सिटीजन है तो उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें देखिए 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ इंडियंस के पास हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बताइए जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है ये आता है आर्टिकल 25 का, तो ये इसमें पार्ट में नहीं था। 15, 16, 19, 29, 30, यानी इसकी तो आपको फ्रीडम है, मतलब ये किसी भी फॉरेन सिटीज़न के पास ये एंटाइटलमेंट है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आता है आपका आर्टिकल 19 में, तो मैंने कहा कि ये सिर्फ इंडियंस के पास ही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो पाएगा, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 56। तो इस तरह से आपको अपने आंसर पे आना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्ट्स और ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। तो माइंस एक्ट कब आया था, आपको ये ट्राई करना है, एक बार ट्राई करिए। तो जो माइंस एक्ट आया था वो 52 में आया था, अप्रेंटिस एक्ट 61 में आया था, मिनिमम वेज एक्ट जो आया था वो आया था 48 में, सही है। और जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट आया था ये आया था आपका 1958 में आया था, ठीक है, 76 में नहीं आया था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सरदार स्वरण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी, ठीक है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी, तो ये जो बनाई गई थी इसका आंसर हो जाएगा 76 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, एक निर्वाचक मंडल होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है। तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद। तो बताइए इसमें जो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा
वन एंड थ्री सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा के, विधानसभा के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 60th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा आर्टिकल होता है, ये होता है आपका आर्टिकल 266 क्लॉज 1। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एस्टिमेट कमिटी, तो इसमें हो जाएगा आपका 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 30 मेंबर्स। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर्टिकल जो होते हैं और रिलेटेड प्रोविजन। तो इसमें आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल है और कौन सा इससे रिलेटेड वो है। तो इसमें गलत आपको बताना है कौन सा सही नहीं मिलाया गया है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना है आपको। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 44, ना कि 43, ठीक है। तो 80 जो होता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, 72 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, क्षमादान देने की राष्ट्रपति की शक्ति। 123 में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको 43 ईयर्स का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आर्टिकल मतलब आंसर ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें SC ST एक्ट के बारे में पूछा गया है कि किस ईयर में इनैक्ट हुआ है। तो आपको एक्ट के बारे में कौन सा अधिनियम कब किस ईयर में बनाया गया है उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये 1989 में बनाया गया था, ठीक है। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछ रहा है। तो पहली बात तो ये फाइनेंस कमीशन जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है कि नहीं होता है, ये आपको इसमें याद होना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें लिखा हुआ है इट मेक्स रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंस रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इसको ट्राई करिए। इसमें देखिए फाइनेंस कमीशन का काम तो यही होता है कि वो रिसोर्सेज जो होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, उसको यूनियन और स्टेट इनके बीच में किस तरह से बांटना है वो डिसाइड करता है, रिकमेंड करता है, ठीक है। डिसाइड नहीं करता, रिकमेंड करता है। डिसाइड तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन ये अपनी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजता है, जिसको पालन करना गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो पालन करे या रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो रिकमेंडेशन भेजता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है जो कि सेटअप होता है अंडर आर्टिकल 280, ये भी ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स बॉडी है ये पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। इसको पूछा जा रहा है कि ये मल्टी मेंबर बॉडी कब बना है, ठीक है। तो ईयर है इसका, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1989। देन आता है परमहंस मंडली, ये कब फाउंड आउट हुआ था। परमहंस मंडली जो फाइंड आउट हुआ था ये हुआ था आपका 1849 में, ठीक है। इन 1893 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वाज हेल्ड इन। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद जी गए थे, जो कि शिकागो में हुआ है, ठीक है। शिकागो में, शिकागो कहाँ पे था, शिकागो आपका USA में था। तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है और आपको इसका पता करना है कि किसने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देव समाज, धर्म सभा, राधा स्वामी और अरावीपुरम मूवमेंट, ठीक है। तो आपको अगर इसमें एक दो आंसर भी पता होगा तो आपको आंसर इसमें मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डी का हमेशा 4 दिया हुआ है, यानी डी का आपका नारायण गुरु होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पहुँचने की कोशिश करिए अपने आंसर के पास, ठीक है। तो आपका डी का 4 हो जाएगा, मतलब आपको बस अब 3 के बारे में पता करना है, ठीक है। इसमें कोई भी एक आपको मालूम होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा यहाँ पे 1 3 3 भी है। तो हाँ, आपको इसमें कम से कम 2 ऑप्शन आपको और पता होना चाहिए, 2 एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए एक बार। देखिए देव समाज जो था ये शिव नारायण अग्निहोत्री का है, और धर्म सभा जो था तो इससे आपका ए का 1 आ जाएगा, बी का 2 आ जाएगा, सी का 3। धर्म सभा आपका राधाकांत देव का था और राधा स्वामी मूवमेंट आपका तुलसी राम का था, ठीक है।
तो ये आपको फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई भी वो लॉजिक नहीं लगेगा। लॉजिक सारे जो लगते हैं वो सिर्फ आपके यहाँ पे लगते हैं, ठीक है, आपको किस तरह से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये अगर आपने सीख लिया है तो किस तरह से एलिमिनेशन करना है, किस तरह से आपने ये करना है, तो आपका काफ़ी काम बन जाएगा। किसने हु अमंग द फॉलोइंग किसने ये कॉइन किया है सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी को, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है। इसको अच्छा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, 68 का आंसर हो जाएगा ए। सेफ्टी वॉल्व को किसने कॉइन किया था? तो ये लाला लाजपत राय जी ने किया था, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व। कोमागाता मारू इंसिडेंट जो हुआ था, कोमागाता मारू इंसिडेंट फ्यूल्ड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि कोमागाता जो मारू एक एक्चुअली में एक शिप था, जो कि आपको पता होगा, तो वो उसमें कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें बेसिकली सिख लोग थे उसमें, तो पंजाब में ये हुआ था, इस पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी। देन तारीख़ फ़रिश्ता वॉज रिटन बाई, तारीख़ ए फ़रिश्ता ये किसने लिखा है? तारीख़ ए फ़रिश्ता किसने लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको आपको, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपको इसको स्किप कर देना है, ठीक है। ट्राई मत करिएगा, आपके ऑप्शन गलत होने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी और आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई भी नहीं करिएगा इसको। अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर स्टार्टेड होम रूल लीग, होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया था? तो ये ऑप्शन सिंपल है, बाल गंगाधर तिलक। वहाबी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, वहाबी मूवमेंट किसने फाइंड आउट किया था? तो ये फाइंड आउट किया है आपके सैयद अहमद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीटू मीर, करम शाह, चक्रा बिश्नोई, टोमा सोरा, ठीक है। तो इसका आपको इनके अपराइजिंग का नाम बताना है कि किसने किसने इसको लीड किया है, ठीक है। तो ये लीडर्स हैं, यहाँ पे इनके लीडर्स हैं, और ये आपके रिवोल्ट्स हैं, रिवोल्ट्स के नाम हैं, तो आपको से मैच करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे डी का 4 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करिए। तो आपका एक तो आपका हो ही गया कि कोया रिवोल्ट आपका टोमा सारू है। तो इस तरह से आप ये सोचना बंद कर देंगे ना कि अब टोमा सारू के बारे में नहीं सोचना है आपको बाकी लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा सा और आपने ईजी कर लिया अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से आप पहुँचने की कोशिश किया करिए। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो टीटू मीर जो थे वो नरकलवेरिया अपराइजिंग से रिलेटेड थे, करम शाह आपका पागलपंथी से थे, चक्रा बिश्नोई आपका खोंड से थे, टोमा सोरा आपका कोया रिवोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रिवोल्ट्स और उनके नाम, लीडर के नाम, ये आपको याद रखने हैं। ओके, विथ रेफरेंस टू द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? तो रामाभाई रानाडे ने फाउंड किया है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, पंडिता रामाबाई सरस्वती फाउंडेड द आर्य महिला समाज, ठीक है। तो इसमें पंडित रामाबाई रानाडे और पंडिता रामाबाई सरस्वती, तो ये दोनों अलग अलग है लोग हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रामाबाई सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें रामाबाई रानाडे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ट्राई करिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। वो ऑर्गेनाइज द इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये बहुत सिंपल है, ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऐसे क्वेश्चन आपको मिस नहीं करने, याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करेगा, ये करना ही, इसमें आप गड़बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। संस्कृत कॉलेज इन बनारस, ये किसने फाइंड आउट किया था, इस्टेब्लिश किया था? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 77 का, जोनाथन डंकन ने इसको किया था, ठीक है। रायले कमीशन कब आया था? रायले कमीशन ये आपका आया था 1902 में, ठीक है। मपिला रिवोल्ट के बारे में पूछ रहा है कि मपिला रिवोल्ट में किस चीज़, कौन सी चीज़ में सही है, ठीक है। मपिला रिवोल्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ओनली 2, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, तो मपिला रिवोल्ट्स वर हिंदू टेनेंट्स इनहैबिटिंग मालाबार रीजन वेयर मोस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वर मुस्लिम। तो इसमें गलत लिखा हुआ है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदू थे, ठीक है, और जो टेनेंट्स थे वो मुस्लिम थे। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है, हिंदू टेनेंट्स दिया हुआ है और लैंडलॉर्ड्स मुस्लिम दे रखा है, बल्कि उल्टा था, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स आपके हिंदू थे और टेनेंट्स कौन थे? जो मुस्लिम थे, और वे मालाबार रीजन में था। ये आपका सही यहाँ पे दिया हुआ है, बस ये चीज़ आपका गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि मपिला टेनेंट्स वर पर्टिकुलरली इंकरेज बाय द डिमांड ऑफ द लोकल कांग्रेस बॉडी फॉर गवर्नमेंट लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन, ठीक है।
तो ये उनकी डिमांड थी कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के जो लेजिस्लेशन है उसको बदलिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑल्सो नोन एज द कैलकोलिथिक एज, तो बहुत सिंपल है, कॉपर एज को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपको धोलावीरा जो है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपका एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। तो जो भी आपका एंशियंट हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी रिलेटेड प्लेसेस हैं और वहाँ से कौन से ऑब्जेक्ट मिले हैं, ठीक है, इन पे आप क्वेश्चन बनता रहता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, और कि किस जगह पे हैं, कौन सी रिवर यहाँ से बह के गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके जाना पड़ेगा। ये आता ही आता है क्वेश्चन में, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो ये आपका गुजरात में है। एंशियंट साइट ऑफ बसारा ये कहाँ पे है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है, बिहार। नेक्स्ट आता है आपका 4th सेंचुरी सी में विच डायनेस्टीज गेंड प्रोमिनेंस इन द सदर्न ओडिशा, ठीक है। सदर्न ओडिशा में कौन सी डायनेस्टी आई थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी बोथ, यानी आपका मराठास लिखा हुआ है और वशिष्ठ लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप इसमें तुक्का उक्का ज़्यादा मार नहीं सकते, ठीक है। इन विच रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश इज एविडेंस फाउंड ऑफ द रूल ऑफ अ लीनियज ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम आनंद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देखिए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर दीजिए। अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, ज़्यादा ट्राई मत करिएगा, गलती होने की संभावना बहुत होती है, ठीक है। ज़्यादा इसमें मोह माया नहीं रखना है, जो अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो बहुत लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ईस्टर्न डेक्कन। विच आर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल एविडेंस हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ गुप्ता पॉलिटिक्स, तो गुप्ता पॉलिटिक्स के बारे में किस चीज़ों से पता चलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी बोथ। इलाहाबाद प्रशिष्टि से भी गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है और बेटरी पिलर से तो पता चलता ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज इज इन्वोक्ड इन द एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलिस्किन। पुलिस्किन के जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, ये भी याद रखिएगा कि इससे आप याद भी कर सकते हैं, जैसे पुलिस्किन जो है इसने कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा था, ए होल लिखा था। तो आपको इससे चीज़ें पढ़ते भी जाना है, याद भी करते जाना है, ये भी एक तरीका होता है पढ़ने का कि आपने सीधे क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट किया। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जिनेंद्र, ठीक है, जिनेंद्र, ठीक है। इसमें ये वाले डीटीज आपको मिलेंगे ए होल इंस्क्रिप्शन में। 1469 से 74 के बीच में विच ट्रैवलर्स ऑफर इंसाइट इनटू द बिदर्स कॉमर्स, बिदर्स के कॉमर्स के बारे में अंतर्दृष्टि कौन प्रदान करता है, मतलब व्यापार के बारे में कौन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका निकेटिन, निकेटिन आए थे, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विजयनगर, तो विजयनगर में कौन सा फीचर आता है। तो देखिए आपका ये बहुत ही फेमस है, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नयंकरा सिस्टम होता है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मोहम्मद तुगलक डिसीजन रिगार्डिंग देवागिरी इन 1327-28, तो देवगिरी के बारे में क्या था वहाँ पे। तो अगर आपने मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आता होगा। यहाँ पे एक सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाना था, ठीक है, ये इसका आंसर है। विच सेंट पायोनियर्ड भक्ति आइडियोलॉजीज इन महाराष्ट्र पेनिंग जनेश्वरी एंड अभंग्स, ठीक है, ये आपको आंसर बताना है, इसके बारे में सोचिए। इसका होगा आपका जनेश्वर, ठीक है, तो आप इसी से लगा सकते थे, जनेश्वरी का मतलब है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जनेश्वर। हाईएस्ट पीक ऑफ द एटलस माउंटेन, एटलस माउंटेन बताइए, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन आते ही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पार्ट है। तो इसका नाम है आपका माउंट टॉपकाल, माउंट टॉपकाल। द रिवर्स विच क्रॉसेज द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट करिए। इसका होगा आपका लिम्पोपो। तो ये सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं ताकि सब कर पाएँ, और कुछ क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिंपल क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और आपको कठिन वाले क्वेश्चन पे ट्राई करना है। अगर आपने कठिन वाले क्वेश्चन पे भी थोड़ा आपका पकड़ है तो आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। जो कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हार्डली 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, उससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, ठीक है। तो इसमें आप पता करना है ट्राइब्स और रिलेटेड कंट्रीज़ कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसमें जो माओरी होते हैं वो तो आपको मुझे पता है कि ये न्यूजीलैंड से होने वाला है, ठीक है। ब्रियोडिन आपका होता है अरेबिया से, हौसा जो होता है ये मसाई आपका केन्या से, हौसा आपका नाइजीरिया से, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 बी का 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स और उनके कोल्ड करेंट्स जो कि गलत नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें कोई एक है जो कि
गलत तरीके से मैच किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है, इसको ट्राई करिए। तो इसमें देखिए पैटागोनियन जो डेजर्ट होता है वहाँ पे लैब्राडोर करंट नहीं होता है। देखिए पैटागोनियन डेजर्ट का मतलब है कि ये आपका अर्जेंटीना के पास है, ठीक है, और लैब्राडोर आपका नॉर्थ साइड में होता है, तो ये अर्जेंटीना आपका साउथ साइड में होता है। तो आप इससे आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लैब्राडोर करंट आपका नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज़ नोन एज द वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो इस पर तो हमने अभी रिसेंटली हमने एक अपलोड की है अपने चैनल पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या अपलोड किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे स्टडी एंथम में, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। इसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे ओपन करिए और लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कराया है इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर आपको इस पूरे चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर हम लोग समझेंगे कि क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ नोन एज अ वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन्स। तो हमने इस क्लास में ये समझा था कि इस टाइप का पूरा जोन होता है अगर, तो हमने 3 टाइप में इसको डिवाइड किया था, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाता है आपका ट्रॉपिकल रीजन्स, ये इक्वेटर के पास था ऐसे, और ये इस तरह से हमने डिवाइड किया था। तो यहाँ वाला जो था वो ट्रॉपिकल था, और ये जो थे ये थे आपके टेम्परेट जोन, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। तो वेस्टर्न मार्जिन कौन सा हो जाएगा, इस साइड आपका ईस्ट होता है, इस साइड आपका वेस्ट होता है। तो आपको पूछा जा रहा है इस साइड का, तो आपको इस साइड ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस साइड आपका होता है, यहाँ पे होता है आपका चाइना, यहाँ पे होता है आपका लॉरेंशियन, यहाँ पे होता है बीच में तो आपका सारे ग्रासलैंड्स होते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। हमें ईस्टर्न साइड से भी कोई मतलब नहीं, हमें इधर पूछ रहा था। तो यहाँ पे होता है आपका मेडिटेरेनियन, और यहाँ पे होता है आपका ब्रिटिश, और ये दोनों आते हैं आपके टेम्परेट में। तो इसमें पूछ रहा है कि वार्म टेम्परेट, अब हमें वार्म टेम्परेट के बारे में पता करना है। ये दोनों वार्म टेम्परेट, इसमें ये दोनों टेम्परेट रीजन में आते हैं। तो आपको पता होगा अगर इक्वेटर के पास है तो ये वाला जो होगा ये वार्म कहलाता है, और ये वाला जो होगा, मतलब ये वाला जो होगा इसको कोल्ड कहेंगे, और ये वाला नीचे वाला जो होगा इसको हम लोग वार्म कहेंगे, वार्म टेम्परेट, ठीक है। तो ये दोनों ही टेम्परेट होंगे, लेकिन ये ऊपर वाला कोल्ड होगा, ये वाला कोल्ड होगा, नीचे वाला वार्म होगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, मेडिटेरेनियन, ठीक है। मेडिटेरेनियन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पूरे चीज़ को हमने इसी क्लास में पढ़ा है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, और आपको अगर आपने वो चीज़ पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से ईजिली टैकल कर पाएंगे। ये आपके PCS, RO, ARO और कोई भी आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का, सेंट्रल लेवल का, आपको वो लेक्चर ज़रूर काम आएगा, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसको एक बार मैं आपको दिखा देता क्या हमने देखा था उसमें है, तो उसको आप तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने समझाया हुआ है। क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन ब्रिटिश, मेडिटेरेनियन, साइबेरिया, और हमने ये क्वेश्चन भी किया था। इसी को आपको वीडियो को वापस देखना है और आपको समझना है कि किस तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल विंड, ठीक है। कोल्ड लोकल विंड के बारे में पता करना है, तो ये विंड्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें ज्योग्राफी के कुछ थीम्स हैं जो कि आते ही आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल। तो वार्म विंड्स, कोल्ड विंड्स, ये आपको लोकल विंड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, स्ट्रेट ऑफ जोहर लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो स्ट्रेट ऑफ जोहर के बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलेशिया और सिंगापुर के बीच में ये स्ट्रेट आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, और इसी कुछ कंट्रीज़ के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करिए। देखिए इसमें जो डाउन्स होता है, प्रेरीज होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में होते हैं, ठीक है। तो ये का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये एलिमिनेट, ठीक है। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, बाकी हमने दोनों एलिमिनेट कर दिया। पैम्पास किस में आता है, पैम्पास जो आता है वो आता है आपका अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में आता है। डाउन्स जो आता है वो किस में आता है, डाउन्स जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, और पुछताछ आपका हंगरी में कहते हैं, ठीक है। तो यस से आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड विद द अटलांटिक ओशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करिए।
इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ठीक है। रिवर इंद्रावती एंड प्रणीता आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये गोदावरी रिवर हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। विद रेफरेंस टू रिवर यमुना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो यमुना के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसमें सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नील कुरिंजी ग्रोज इन अबंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, नील कुरिंजी फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है, एक फ्लावर होता है, ये पूछा जा रहा है किस नेशनल पार्क में ये होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इराविकुलम नेशनल पार्क। ये आपको फैक्ट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, मजोली रिवर आइलैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज स्टेट्स इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए इसमें आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नीति पास, ठीक है। नीति पास कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये नॉट पूछ रहा है, तो ये वाला आपका आंसर गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग टनल्स इन एशिया इज द एशियाज लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल होगा, ये अभी एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल बना है, ठीक है। ये पहले इसका नाम रखा गया था इसका नाम था चेनानी नाशरी टनल था, इसी का नाम अभी बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है। तो आपने शायद नाम सुना होगा चेनारी नाशरी टनल, तो ये आपका ऑप्शन आप सही हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स के अराउंड है, बाई डायरेक्शनल है, मतलब आना और जाना दोनों इसी से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आया है कि नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 2019-20 में, ठीक है। 2019-20 में स्टार्ट हुआ था, तो 106 का ऑप्शन हो जाएगा सी बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई प्रोडक्ट्स, और उसके जो किस मतलब उत्तर प्रदेश के किस जीआई प्रोडक्ट से इसको मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आपको एक बार ट्राई करिए। जीआई से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी जो आपका होम फर्निशिंग नहीं होता है, होम फर्निशिंग का है ये आपका बागपत, ठीक है, बागपत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार, तो यह इजी क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, इसको ट्राई करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ अवध रीजन, इसमें अवध रीजन का कौन सा फोक डांस नहीं है, ये आपको ट्राई करना है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नटवरी, ठीक है। नटवरी जो है वो अवध रीजन का फोक डांस नहीं है, तो आपको बताना है कि कहाँ का फोक डांस है, ठीक है। तो नटवरी जो है ये है आपका पूर्वांचल का है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स, कौन सा पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर बेस्ड है यूपी में, तो ये आपको इजी होगा, ये आपको बताना है। ये आपका नरोरा है। इसमें कुछ मिनरल्स पूछा जा रहा है और उसकी लोकेशन पूछी जा रही है, तो ये भी इसमें देखिए सिलिका सैंड है, फेल्सपार, बॉक्साइट, अंडलोसाइट एंड कैल्साइट, ठीक है, तो इसको ट्राई करिए। तो अगर आपको ये यूपी स्पेशल का ये पार्ट है, तो अगर आपने यूपी स्पेशल भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी स्पेशल की भी क्लासेस कर सकते हैं, पूरी क्लासेस हैं और ये सारे आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इजीली आप ये कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट कोई, इसमें 3-4 सेक्शंस हैं जो कि अगर आपने वर्क कर लिए तो आपको यहीं से काफ़ी सारे आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3 डी, ए का हो जाएगा यहाँ पे 3, ये सिलिका सैंड प्रयागराज में मिलेगा, बी का हो जाएगा 1 झांसी से मिल जाएगा आपको, फेल्ड्सपार, बॉक्साइट आपको मिल जाएगा बांदा से, और एंडलेसाइड जो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर से, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ऑप्शन 112 ये हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। ये 2023-24 का बजट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बजट के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन मिला था, तो ये 28% का था, ठीक है। देन एमएसपी के बारे में पूछा जा रहा है कि राबी सीज़न में वीट की जो एमएसपी है 2023-24 में वो क्या है, ठीक है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो अपने आंसर एक मार्क रखिएगा और बाद में चेक कर लीजिएगा कितने सही हो रहे हैं कितने गलत।
द रीजनल ऑफिस फॉर द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर विल बी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, रीजनल सेंटर खुल रहा है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर का, तो ये कहाँ पे खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है आपका आगरा में। ठीक है, तो अगर आपको यूपी का भी जो करंट अफेयर है वो भी पढ़ना है, वो भी आपको करंट अफेयर की सीरीज़ में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर कराई हुई है, तो सारे ऑप्शंस पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप वहाँ से ईजिली कर सकते थे ये क्वेश्चंस। विथ रेफरेंस टू द दीदी कैफ़े विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दीदी कैफ़े के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि दीदी कैफ़े व्हाट वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप विल रन दीज कैफ़ेज एंड इट विल बी ओपन इन ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेस। ठीक है, देखिए इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज में ये नहीं खुलेगा, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खुलेगा, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज में नहीं खुलेगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में खुले वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही खुलेगा, प्राइवेट में नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से ही ऐसे स्टेटमेंट से ही आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश कराते हैं और आपको लगता है कि पूरा स्टेटमेंट ही सही है, बल्कि इसमें ही माइन्यूटली बहुत चीज़ें छिपी होती हैं, आपको यहीं पे ढूंढना है। ठीक है, देन ODOP के बारे में पूछ रहा है, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो ये किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट, इंक्रीज इन द इनकम एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट, इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए बहुत ही जेनरिक से सब्जेक्ट लग रहे हैं, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसमें सही ऑप्शन बन सकता है, तो ये सही है। ठीक है, विद रेफरेंस टू दिव्य अयोध्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दिव्य अयोध्या एक मोबाइल ऐप है सेंटर्ड ऑन टूरिज्म, इट विल हेल्प इन एक्सप्लोरिंग की मार्क लैंडमार्क्स टेम्पल्स मोनेस्ट्रीज। तो ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आपको लगे कि स्टेटमेंट काफ़ी जेनरिक है, मतलब इसमें आता है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जहाँ पे आप क्वेश्चन वैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको इसका कोई भी आइडिया ना हो। तो जैसे आपको ये बहुत जेनरिक लग रहा है कि यहाँ दिव्य अयोध्या के बारे में, अयोध्या नाम है, दिव्य है, तो मतलब कुछ टूरिज्म से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी जेनरिक कॉमन सेंस लगाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में क्या ट्रू स्टेटमेंट है, एक बार इसको पढ़िए, बताइए। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉन मेलिएबल, ये ट्रू है, बाकी सब गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो जो लीस्ट से हाई रिएक्टिव पे जाना है आपको, लीस्ट से हाई रिएक्टिव पे जाना है, तो इस तरह से बना लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सबसे ज़्यादा अब तक रिएक्टिव होता है सोडियम, उसके बाद रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम, उसके बाद रिएक्टिव होता है आपका एल्यूमिनियम, और सबसे कम कौन सा होता है? कॉपर। ठीक है, तो लीस्ट ये हो जाएगा 13213 कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ठीक है, लीस्ट से हाई जाना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर। तो सोल्डर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? बेसिक साइंस है, ये तो आपको आइडिया होगा ही। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी लेड और टिन से ये बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अब रिगार्डिंग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है, गलत कथन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये गलत है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ये। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी कम होता है, लो होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द हाइड्रोकार्बन्स विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। द हाइड्रोकार्बन्स वेयर देयर आर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए, इसमें एक्चुअली दोनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी क्वेश्चन को पढ़ने की, और क्वेश्चन को पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने की, मतलब तुरंत आपने समझ भी लिया, पढ़ते ही समझ लिया, और समझ करके आपने सही है गलत है इसका भी डिसीजन ले लिया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन आप करते जाएंगे तभी इसलिए कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज लगाया करिए, क्वेश्चंस कराया करिए, ताकि आपको पता चलता है, आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। ठीक है, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा सेशन बहुत ज़रूरी है, इसको करते रहिएगा, एंड तक करिएगा। विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फंजीसाइड। फंजीसाइड का इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो इसको भी अटेम्प्ट करिए।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो स्केलर क्वांटिटी वो नहीं होती, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, तो इसमें मोमेंटम होगा आंसर, ठीक है। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो होगा विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस, ये सही है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसको पढ़िएगा, पढ़ करके इसका आंसर निकाल लिया होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इसमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजेंस, एडेनिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स। तो इसको अटेम्प्ट करिए। इसका जो सही आंसर है वो है एडेनाइन, ठीक है। ऑक्सीजेंस भी होते हैं, साइटोकाइनिन्स भी होते हैं, जिबरेलिन्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा इसमें एक और भी प्लांट हार्मोन होता है, वो अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, जिबरेलिन्स के अलावा एक और होता है जो काफ़ी मतलब इसमें आप पढ़ते भी होंगे, साइटोकाइनेंस, ऑक्सीजेंस, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपको ये एक और पता होगा तो ये आपको आइडिया होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। एक होता है आपका इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जाइलम इन प्लांट्स इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होता है ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड द लीव्स, ठीक है। ये इसका आप सही आंसर है, तो ये इसका सही हो जाएगा। मेनके सिंड्रोम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी होता है मेनके सिंड्रोम, ये इसका आंसर हो जाएगा कॉपर के डेफिशिएंसी से होता है। RT-PCR रिवर्स जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है वो किसके बीच में होता है? ये होता है आपका RNA और DNA के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विटामिन ए और उसकी डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन हैं और उसकी डेफिशिएंसीज के बारे में बताना है। तो विटामिन ए आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 आपका बेरी, C स्कर्वी, D रिकेट्स, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2, B का हो जाएगा 1, C का 4, D का 3। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम आपको पता करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी ये कौन सा होता है? लिवर होता है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट किसने करती है लॉन्च? UNFAO, ठीक है, UNFAO। नॉर्मली बॉलो अवार्ड 2023 किसको मिला था? तो ये आपको मिला था स्वाति नायक जी को, ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक। देन आपका एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, प्लेसेस हैं। एरिड रिसर्च आपका कहाँ पे है? जोधपुर में है। पोटैटो रिसर्च कहाँ पे है? ये आपका शिमला में है। डेयरी रिसर्च कहाँ पे? करनाल में है। कॉटन कहाँ पे है? नागपुर में, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा डी। टॉलोपुहान फैब्रिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है आपका मिजोरम से रिलेटेड, ठीक है। ये गृह के बारे में पूछ रहा है, ग्रेन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गृह इज डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इट इज़ अ ग्रीन बिल्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिज़ाइन इवेल्युएशन सिस्टम। तो गृह के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का है, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था आपका 2011 में। इट इज़ अ ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड विथ प्लांटिंग ऑफ सेकंड क्रॉप आफ्टर द फर्स्ट वन इज कम्प्लीटेड इट्स डेवलपमेंट। तो इसे क्या कहते हैं? अगर एक क्रॉप खत्म हो गया तो उसके बाद दूसरा क्रॉप लगाया गया है, तो इसको कहते हैं आपका रिले क्रॉपिंग। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप सब कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रीन बायोफ्यूल्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन होता है, कुछ फर्स्ट जनरेशन होते हैं, कुछ सेकंड जनरेशन होते हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो सब में अलग अलग चीज़ें यूज़ होता है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एल्गी जो होता है वो बाद में यूज़ होता है, वो आई थिंक थर्ड या फोर्थ जनरेशन में यूज़ होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है अभी।
याद नहीं है, ठीक है। तो एलगी इसका सही आंसर है। रियो +20 समिट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो रियो समिट हुआ था आपका कब हुआ था? 1992 में। तो इसमें +20 कर दीजिए, 2012, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, इसमें सारे सही हैं, ये सारे आपके नेशनल एक्शन प्लान NAPCC का पार्ट हैं, ठीक है। तो और भी इसमें हैं 8 पार्ट है टोटल। तो उसको आप 4 इसमें दिए हुए हैं, 4 आपको इंटरनेट पे सर्च करके लिखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस किया करिए जो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपका इसका ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। वैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किगाली अमेंडमेंट। तो किगाली अमेंडमेंट जो होता है लीगली बाइंडेड नहीं होता है, ये आपको बताना है। इट इज़ गोल इज टू अचीव ओवर 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजप्शन बाय 2047। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका सही है, पहला वाला गलत है, ये लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको ये सब इन्वायरमेंट का चीज़ें हैं, जैसे आपको किगाली अमेंडमेंट हो गया, रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, तो ये भी आपके इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मैंने सब पढ़ाया हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। रॉटरडैम जो कन्वेंशन आया था वो आया था 1998 में, ठीक है। 1998 में आया था, और इसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के ऊपर काम होता है, मतलब इन पे रोक लगाने का काम होता है, ठीक है। इसमें कुछ नेशनल पार्क्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मानस नेशनल पार्क तो आपको पता होगा, ये आसाम में है। माउलिंग नेशनल पार्क आपको पता करना है, ये कहाँ पे है। तो अगर आपने मानस लगा लिया तो डी का हो जाएगा आपका 3। डी का क्या हो जाएगा? 3। तो आपने यहाँ पे ढूंढिए डी का 3, तो ये आपके दोनों हो जाएंगे। तो आपको बस इन दोनों में ढूंढना है, ठीक है। सी का आपको दिया हुआ है 4, यानी माउलिंग का अरुणाचल हो जाएगा। मुदुमलाई और मृगुवाणी में आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है, ठीक है। तो जो मुदुमलाई है ये है आपका तमिलनाडु में, और ये है आपका तेलंगाना में, पहला वाला मृगुवाणी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 147 का बी, ठीक है। विच ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बताना है, ये किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से बनाया गया था। द प्रोविजन दैट द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये एकदम स्टैटिक का पार्ट है, फैक्चुअल है, तो ये आपको अगर पता है तो ठीक है, इसको ट्राई करिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया गया था, जहाँ पे एक स्टेट के लिए, एक या 2 स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, इस चीज़ की बात हुई थी। क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट इज मेंशन्ड इन। ये किस आर्टिकल मेंशन हुआ है, ये आपको आर्टिकल पढ़ के जाने पड़ेंगे, आर्टिकल 169 में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 150 क्वेश्चन ऑफ IAS दृष्टि की जो PCS की करंट अफेयर्स जो टेस्ट सीरीज़ है, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से आप अपने आंसर भी मैच कर पाएंगे, और आप अपने मार्क्स को ज़्यादा ध्यान में मत रखिएगा, आप करने के तरीके को ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपने किस तरह से पेपर को सॉल्व किया। अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें इसमें ट्राई करिए कि आपकी स्पीड बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, अपने एलिमिनेशन के प्रोसेस को ठीक करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, ना कि मार्क्स पे। मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, मे बी बाद में ज़्यादा आ जाए, और ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं वो मेन एग्ज़ाम में भी आएंगे, लेकिन आपको यहाँ से प्रैक्टिस होना चालू हो जाएगी, आप लगाना, आपको सोचना चालू हो जाएगा कि किस तरह से मुझे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह से एक और हम लोग लेके आएंगे अगले वाले टेस्ट सीरीज़ में। तो हमने इसमें भी टेस्ट सीरीज़ एक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कई सारे पेपर्स लगाएंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये मदद पहुंच सके, और आप भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।